मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र में मैनपुरी जिले की 4 विधानसभा सीटें और इटावा की 1 विधानसभा सीट पड़ती है। अभी तक समाजवादी पार्टी का दबदबा जरूर था, लेकिन अगर पिछले विधानसभा चुनावों में बीजेपी के खाते में 2 सीटें आ गई तो क्या उससे यहां का चुनावी समीकरण कुछ हद तक बदलता है? मैनपुरी सीट का जातिगत गणित यह है कि यहाँ करीब 4,30,000 यादव वोटर हैं। शाक्य वोट करीब 2,90,000, क्षत्रिय वोट करीब 2 लाख, दलित वोट 1,80,000, लोधी और वैश्य मिलाकर 1,70,000, मुस्लिम वोट 70,000। इसी गणित के बीच मुलायम सिंह यादव मैनपुरी से जीतते रहे, जिनके निधन के बाद अब बीजेपी भी नेताजी को याद करके वोट मांगती है। उन्हें इसलिए भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं क्योंकि उन्होंने 2019 में ही, आपको याद होगा, नेताजी का दिल्ली में संसद का वह ऐतिहासिक भाषण, जब उन्होंने देश की संसद में कहा था कि 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद जो भी चुनाव अब होंगे, चुनाव के पहले उन्होंने कह दिया था कि अब तो आएगी तो भाजपा ही। और इसलिए एक बार फिर से सरदेव नेताजी का सपना साकार होने जा रहा है, जो उन्होंने कहा था कि जीतेगी तो भाजपा ही। बीजेपी क्यों मुलायम सिंह को याद करती है? क्या मुलायम सिंह ने वाकई बीजेपी की जीत चाही थी? क्या परिवार की एकता आगे भी मजबूत रहेगी? क्या मैनपुरी का चुनाव भावनाओं पर आधारित है? क्या मैनपुरी के चुनाव का 2024 से भी रिश्ता है? अब बारी है कि इन सारे सवालों का जवाब एक साथ परिवार से पूछा जाए। कभी कभी चुनाव क्षेत्र का पहचान भी उसके अपने नेता से हो जाता है। मैनपुरी एक ऐसा ही चुनाव क्षेत्र है। अखिलेश यादव हमारे साथ हैं, डिंपल यादव जो कि चुनाव लड़ रही हैं। भावनाओं का चुनाव है पूरी तरीके से, आपको लग रहा है? और इसलिए ये भावनाओं का चुनाव कहें या नेताजी के ना रहने पर पहला चुनाव हो, यहाँ जितने लोग आप देखेंगे वो नेताजी से जुड़े लोग हैं और नेताजी ने यहाँ पर समय समय में संघर्ष किया है। इसलिए ये घर परिवार के लोग हैं, हमारे सब परिवार के लोग हैं। सब नेताजी को याद करके एक एक वोट समाजवादी पार्टी के पक्ष में डालने जा रहे हैं। परिवार का पूरा एक साथ आ जाना कितनी बड़ी ताकत बढ़ा है। ये हमेशा अच्छा होता है कि अगर परिवार के लोग एक साथ आ जाएं और विचारधाराओं से मिलकर के एक साथ काम करें। पार्टी का विलय नहीं हुआ है साथ में, वो कोई बड़ा सवाल नहीं है। विलय होना कोई बड़ी सवाल नहीं है। जब चाचा राष्ट्रीय अध्यक्ष है दूसरे दल के और वो साथ हैं, उन्होंने इस बात को भी कभी नहीं लिया कि उन्हें साइकिल सिंबल पे चुनाव लड़ना था। तो ये अगर साइकिल सिंबल पे लड़े हैं और पार्टी विलय नहीं विलय, ये कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं है। सवाल ये है कि बीजेपी के लोग जब हम दूर रहते हैं तो कहते हैं कि देखो परिवार को नहीं जोड़ पाते हो, और जब परिवार जुड़ जाए तो वो कहते हैं परिवारवादी पार्टी हो। तो बीजेपी को क्या तकलीफ है इसका पता ही नहीं हमें। बीजेपी कहती है कि आज के लोकतंत्र में गढ़ जैसा शब्द किसी जगह के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अगर वो आजमगढ़ और रामपुर जीते हैं तो यहाँ भी जीते। देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी कितने दिमाग से खेल खेलती है। गढ़ का क्या मतलब है? ये हमारा घर परिवार है। हम कहते हैं हमारा घर परिवार है, हमारा घर परिवार है। हम तो कहते हैं अपने परिवार के बीच में वोट मांग रहे हैं। यहाँ तमाम हमारे रिश्तेदार लोग हैं, सबके रिश्तेदार लोग यहाँ बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो ये गढ़ जो शब्द है, ये बीजेपी नहीं, बीजेपी ही बॉल फेंकेगी, बीजेपी खेलेगी। ये कोई तरीका है खेलने का? हम कह रहे हैं हम अपने परिवार के बीच में वोट मांगने आए हैं। हम तो नहीं गढ़ कह रहे हैं। गढ़ किसने कहा? अगर मेरा एक स्पीच बता दो कि मैंने जिसमें कहोगे ये गढ़ है मेरा। और अगर हम ये देखें कि विधानसभा में उन्होंने वाकई थोड़ा एक बढ़त हासिल की मैनपुरी सदर जीत के, ये बात परेशान करती है? नहीं, देखिए, इस पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में कई विधानसभाएं हैं और जीतेंगे हम लोग। सब विधानसभाएं इस बार जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने अगर बेईमानी न की होती, एडमिनिस्ट्रेशन और जिस तरह का फोर्स लगाई गई, आज आपको सबसे बड़ा रोल अगर प्ले करना है, डेमोक्रेसी को बचाना है, तो आप डीएम ऑफिस में जाइए कि उनको कौन इंस्ट्रक्शन दे रहा है, नोडल ऑफिसर कौन है जो लखनऊ से इंस्ट्रक्शन दे रहा है, किन ऑफिसर्स की ड्यूटी लगाई जा रही है, किस पुलिस फोर्स को बुलाया जा रहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये कि जनता समाजवादी पार्टी को जिताने जा रही है और ये लोग अधिकारियों के माध्यम से चुनाव जीतना चाहते हैं। पूरा परिवार दरअसल मंच पर एक साथ दिख रहा है और यहाँ पर जो लोग आए हैं उसको लेकर उत्साहित बहुत हुए। आपने कहा कि आशीर्वाद आपको लोगों का ये मिला कि सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ रही है।
नहीं, ये जैसे कि आपने कहा है कि ये पहला चुनाव हो रहा है जब हमारे आदरणीय नेताजी नहीं है हम लोग के बीच में, और नेताजी ने हमेशा इसी क्षेत्र से उभरे हैं, इसी क्षेत्र में मेहनत करी है और लोगों ने उनको हमेशा सम्मान और साथ दिया है। तो मुझे लगता है कि ये नेताजी का प्यार ही है जो आज इतने लोग आए हैं यहाँ पे, और ये नेताजी को सच्चा सम्मान देने का भी काम करेंगे। जी, आपका आशीर्वाद सबसे बढ़कर, क्योंकि यहाँ पर बार बार जब प्रतीक्षा भी हो रही थी तो यही सब देख रहे थे, नेताजी गए लेकिन पीछे परिवार को जोड़ गए। देखिए, हम सब जितने आज यहाँ थे इन सब में नेताजी का अक्स है, तो हम सब जितने यहाँ हैं नेताजी के आदर्शों पर चलने वाले लोग हैं। पर आप लोग प्रतिष्ठा की लड़ाई बोल रहे हैं। नहीं, प्रतिष्ठा की लड़ाई, देखिए प्रतिष्ठा अलग बात है, ये नेताजी के सम्मान में और नेताजी को याद करते हुए जो नेताजी का योगदान है उसके साथ खड़े लोग हैं। 2024 का शंखनाद है, इसके बाद वो भी आएगा, शुरुआत वो भी होगा, वो भी एक हिस्सा होगा वो भी, क्योंकि यूपी के बिना बेटी जीते थे और जीतेंगे, डिंपल यादव जीतेंगी। 24 का शंखनाद, 24 की शुरुआत है। मैनपुरी की जो जीत है वो विपक्षी एकता का द्वार खोलेगी और 2024 की जो लड़ाई है उसका रास्ता साफ करेगी। आखिरी सवाल प्रत्याशी से ही कर लेती हूँ, बीजेपी को आपके खिलाफ खड़ा होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? ये तो बीजेपी ने फैसला लिया है और ये उनका फैसला है, खड़े हुए हैं तो ठीक है। आप लोग पूरी उम्मीद से हैं कि यहाँ पर नेताजी के नाम पर क्यों ये कहते हैं आशीर्वाद दिया नेताजी ने, क्यों झूठ फैलाते हैं नेताजी के बारे में? पर वो तो तस्वीरें नहीं, वो जो पार्लियामेंट में जो परंपरा है, मुझे याद है जब मैं मुख्यमंत्री था, लास्ट डे स्पीच जो मेरी थी वो यही थी कि सब लोग लौट करके आए, सबका आशीर्वाद रहे। नेताजी सीनियर लीडर थे और नेताजी को याद करते हुए और डिम्पल को हराना चाहते हैं। कैसे बीजेपी के लोग हैं? इस बीजेपी को समझने के लिए हम लोगों को बहुत डिग्री हासिल करनी पड़ेगी। 5 दिसंबर को वोटिंग होनी है। रामपुर और आजमगढ़ जैसे दुर्ग समाजवादी पार्टी से उपचुनाव में ही जीतकर बीजेपी मैनपुरी से भी बड़ा संदेश देना चाहती है, लेकिन क्या विपक्षी एकता के आगे यह आसान होगा?